नमस्कार दोस्तों, परमा एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पे आप सभी लोगों का स्वागत है। आज जो जीके का प्रश्न लिए गए हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण जीके के जो 20 प्रश्न लिए गए हैं, इतने महत्वपूर्ण हैं कि ये आप लोगों को सी टेट, लेखपाल, यूपी टेट और यम टेट, रीट, एसएससी सभी में काम आ सकता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अपने पहले प्रश्न की ओर। आज की जो करंट अफेयर आज शुरू किया गया है, सोचा कि आप लोगों के लिए कुछ करंट अफेयर भी लिया जाए, क्योंकि आपकी बौद्धिक क्षमता कितनी निर्भर है, आप लोगों की कितनी भंडार शक्ति बढ़ी है, उसको परखने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप लोगों को एक मौखिक प्रश्नों के द्वारा यानी करंट अफेयर के द्वारा पहचाना जा सके कि आप लोगों की बौद्धिक क्षमता कितनी विकसित हुई है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के अपने पहले प्रश्न की ओर। लेकिन पहले प्रश्न की ओर आगे बढ़ने से पहले बता दें, जो 20 प्रश्न हैं इनमें से आप लोगों का टारगेट 18 रहेगा या फिर उससे ऊपर, क्योंकि ये जीके का प्रश्न है, बढ़ भी सकता है घट भी सकता है। तो और एक बात और कि जिन भाई बहनों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दें और शेयर कर दें, ताकि अधिक से अधिक लोग जुड़ सकें। तो आप लोग व्हाट्सअप चलाते ही होंगे, अपने ग्रुपों में ये चैनल को शेयर कर दीजिए ताकि अधिक से अधिक लोग जुड़ सकें। तो चलिए शुरू करते हैं पहले प्रश्न की ओर। कह रहा है कि भारत के किस एक राज्य में कुल भू क्षेत्र का अधिकतम वन क्षेत्र पाया जाता है। तो जल्दी से बताइए कि भारत का एक कौन सा राज्य है। भारत का एक राज्य पूछ रहा है, सभी राज्यों में नहीं, सिर्फ एक राज्य की बात कर रहा है कि भू क्षेत्र का अधिकतम वन क्षेत्र पाया जाता क्षेत्र है। पहला कह रहा है कि अरुणाचल प्रदेश, दूसरा कह रहा है सिक्किम, तीसरा कह रहा है गोवा, चौथा कह रहा है उत्तर प्रदेश। तो जल्दी से बताइए, आज के जीके प्रश्न जितने भी लिए गए हैं बहुत ही महत्वपूर्ण है, करंट अफेयर। तो चलिए बताइए कि आप लोगों की बौद्धिक क्षमता कितनी भंडारण शक्ति बढ़ी है। आज बताइए कि भारत के किस एक राज्य के कुल भू क्षेत्र का अधिकतम वन क्षेत्र है। पहला कह रहा है कि अरुणाचल, दूसरा कह रहा है कि सिक्किम, तीसरा कह रहा है गोवा, चौथा कह रहा है कि उत्तर प्रदेश। जल्दी बताइए पहले का आंसर क्या होगा। तो पहले का आंसर होगा हमारा पहला, अरुणाचल प्रदेश एक ऐसा राज्य है जहाँ की जनसंख्या भी बहुत कम है और यहाँ के जो भू क्षेत्र हैं, यहाँ पे अधिकतर भू क्षेत्र पे सिर्फ वन ही पाए जाते हैं। ठीक है, तो इस आधार पे हमारा पहला सही होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अपने दूसरे प्रश्न की ओर, देखते हैं दूसरा प्रश्न हमारा क्या कह रहा है। दूसरा प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। कह रहा है कि किस नदी के किनारे नासिक शहर स्थित है। ठीक है, कह रहा है कि कौन सा नदी है जिसके किनारे पे नासिक शहर स्थित है। पहला कह रहा है नर्मदा, दूसरा कह रहा है गंगा, तीसरा कह रहा है गोदावरी, चौथा कह रहा है कि ब्रह्मपुत्र। तो जल्दी से बताइए कि कौन सा जो नासिक शहर है कौन से नदी के किनारे बसा हुआ है। तो जल्दी से बताइए, पहले पे जा रहे हैं, दूसरे पे जा रहे हैं, तीसरे पे या फिर चौथे पे। तो जल्दी बताइए आंसर कौन सा होगा हमारा दूसरे का। तो दूसरे का हमारा आंसर होगा तीसरा, गोदावरी नदी के किनारे ही नासिक शहर बसा है, स्थित है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं अपने तीसरे प्रश्न की ओर, देखते हैं तीसरा प्रश्न हमारा क्या कह रहा है। ये तीसरा प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। कह रहा है कि स्वतंत्र भारत के चौथे राष्ट्रपति कौन थे। पूछ रहा है कि स्वतंत्र भारत के चौथे राष्ट्रपति के बारे में पूछ रहा है कि चौथा राष्ट्रपति भारत का स्वतंत्र जो था भारत, उसके चौथे राष्ट्रपति कौन थे। पहला कह रहा है कि वी गिरी, दूसरा कह रहा है डलहौजी, तीसरा कह रहा है राधा कृष्ण और चौथा कह रहा है कि अम्बेडकर जी। तो जल्दी से बताइए कि स्वतंत्र भारत के चौथे राष्ट्रपति कौन थे। तो जल्दी बताइए तीसरे का आंसर क्या होगा। अभी तक सभी लोगों का आंसर आना शुरू हो गया है, तो आंसर जो है हमारा तीसरे का पहला, वी गिरी जी। ठीक है, यहाँ पे डलहौजी एक विदेशी नागरिक है, इनका कोई महत्व नहीं। अम्बेडकर जी ने जो है राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के रूप में स्वीकार करने के लिए अपने को नामित नहीं किया, उन्होंने उससे दूरी रखा और इन्होंने सिर्फ संविधान का निर्माण किया। इस आधार पर हमारा ये भी गलत है। और बचा कौन, राधा कृष्णन। और ये तो राधा कृष्णन हमारे जो थे ये दूसरे थे। ठीक है, दूसरे राष्ट्रपति थे स्वतंत्र भारत के। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए पहला हमारा सही है। अगर पूछ दिया जाए पहले पहले कौन थे, तो पहले जो हमारे थे पहले राष्ट्रपति थे राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, राजेंद्र प्रसाद थे। और दूसरा पूछ दिया जाए अगर, तो दूसरा तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ठीक है, और अगर तीसरा पूछ दिया जाए, तीसरे जो हमारे राष्ट्रपति थे वो जाकिर हुसैन थे। ठीक है, हुसैन थे। ठीक है, और चौथे जो हमारे थे बीवी गिरी थी। इनका अगर पूरा नाम पूछ दिया जाए कि बीवी गिरी का फुल नेम क्या है, तो आप बता दीजिएगा कि राहा, जो वाराहा गिरी की वेंकट गिरी था। इनका जो पूरा नाम था वाराहा गिरी वेंकट था, वेंकट गिरी। ठीक है, तो इस आधार पे हमारा तीसरे का जो आंसर था पहला था। तो चलिए आगे बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की ओर, देखते हैं चौथा प्रश्न हमारा क्या कह रहा है। चौथा प्रश्न ये कह रहा है कि किस वर्ष में सूचना का अधिकार अधिनियम प्रभावी हुआ। कह रहा है कि कौन से वर्ष में सूचना का अधिकार अधिनियम प्रभावी हुआ। पहला कह रहा है कि 2005, दूसरा कह रहा है 1962, तीसरा कह रहा है कि 2011, चौथा कह रहा है कि 2009। तो जल्दी से बताइए कि चौथे का आंसर क्या होगा। 2005 में सूचना अधिकार का अधिनियम प्रभावी हुआ, दूसरा कह रहा है कि 1962 में, तीसरा कह रहा है कि 2011, चौथा कह रहा है कि 2009। तो जल्दी से बताइए इसको चौथे का आंसर क्या होगा हमारा। तो चौथे का आंसर होगा हमारा पहला, 2005 में जी, 5 में ही सूचना अधिकार का अधिनियम प्रभावी हुआ था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं पाँचवें प्रश्न की ओर, देखते हैं पाँचवा प्रश्न हमारा क्या कह रहा है। ये देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको देखिए, ये सभी प्रश्नों में आ सकता है, सभी एग्जाम में आ सकता है। पूछ रहा है कि
किस भारतीय राज्य को पोलो खेल का उद्गम माना जाता है? ठीक है, यानी कि कौन से राज्य में पोलो खेल का शुरुआत हुई थी सबसे पहले? ठीक है, पहला करा है हिमाचल प्रदेश, दूसरा करा है दिल्ली, तीसरा करा है केरल, चौथा करा है कि मणिपुर। तो जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा पाँचवें का? पाँचवें के आंसर जल्दी से बताइए। पाँचवें के आंसर जो होगा हमारा चौथा होगा, मणिपुर। मणिपुर में ही सर्वप्रथम जो पोलो खेल है उसका उद्गम हुआ। पोलो खेल एक ऐसा खेल होता है जिसपे एक घोड़ा होता है, ठीक है, घोड़ा होता है, उस पर एक व्यक्ति बैठा होता है और उसके हाथ में एक हाकी होता है और बॉल को मारते हुए चला जाता है। ठीक है, तो इस आधार पे हमारा पाँचवें का हमारा चौथा सही है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, छठे प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। छठा प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। छठा प्रश्न ये कह रहा है कि किस उच्च न्यायालय द्वारा भारत में बंद आयोजन करने को पहली बार अवैध घोषित किया गया? यानी कह रहा है कि उच्च न्यायालय द्वारा, किस उच्च न्यायालय द्वारा भारत में बंद जो होती है, यानी भारत बंद करने का आयोजन जो होता है उसको अवैध घोषित कर दिया गया था? पहला कह रहा है कि केरल राज्य के द्वारा, दूसरा कह रहा है कि बिहार, तीसरा कह रहा है कि असम, चौथा कह रहा है कि महाराष्ट्र। तो जल्दी से बताइए छठे का आंसर क्या होगा हमारा? छठे का आंसर बताइए आप लोग, छठे का आंसर क्या होगा हमारा? जल्दी से बताइए कि किस न्यायालय, उच्च न्यायालय द्वारा भारत में बंद आयोजन को सबसे पहले अवैध घोषित किया गया था? वो राज्य कौन सा? पहला कह रहा है केरला, दूसरा कह रहा है बिहार, तीसरा असम, चौथा कह रहा है कि महाराष्ट्र। तो जल्दी से आंसर बताइए इसका क्या होगा? छठे का आंसर जो होगा हमारा केरला। ठीक है, केरल में ही सर्वप्रथम उच्च न्यायालय ने ये आदेश दिया था कि बंद का आयोजन अवैध माना जाएगा, यानी भारत बंद नहीं होगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं आप लोग के सातवें प्रश्न के साथ। देखते हैं सातवां प्रश्न हमारा क्या कह रहा है। सातवां प्रश्न ये हमारा कह रहा है कि उच्च न्यायालय योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? कह रहा है कि उच्च न्यायालय योजना के आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? पहला कह रहा है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू, दूसरा कह रहा है कि इंदिरा गांधी, तीसरा कह रहा है कि राजीव गांधी और चौथा कह रहा है कि चौधरी चरण सिंह। तो जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा? उच्च न्यायालय योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो सातवें का आंसर जल्दी से बताइए कौन होगा? तो सातवें का आंसर होगा हमारा पहला, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे, उच्च न्यायालय योजना के प्रथम अध्यक्ष थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं आठवें प्रश्न की ओर। देखते हैं आठवां प्रश्न हमारा क्या कह रहा है। आठवां प्रश्न ये कह रहा है कि उत्तर पूर्व रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है? कह रहा है कि उत्तर पूर्व, ठीक है, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। ठीक है, तो बताइए अब इस आधार पे बताइए कि उत्तर पूर्व के रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ठीक है, ये उत्तर हो गया और ये पूर्व हो गया। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे देखिए ये उत्तर हो गया और ये पूर्व हो गया। ठीक है, तो अब बताइए कि यहाँ में इस आधार पे आप किस क्षेत्र में मानेंगे कि मुख्यालय कहाँ स्थित है रेलवे का? पहला कह रहा है कि सरामीर, दूसरा कह रहा है खड़गपुर, तीसरा कह रहा है गोरखपुर, चौथा कह रहा है कि नोएडा। तो जल्दी से बताइए कि उत्तर पूर्वी रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है आठवें का? तो आठवें का आंसर होगा हमारा, जल्दी से बताइए। तो आठवें का आंसर होगा हमारा गोरखपुर। देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ पे आपका दिल्ली आ जाएगा, दिल्ली के नज़दीक ही नोएडा आ जाएगा, तो नोएडा हमारा कट गया। ठीक है, खड़गपुर जो होता है ये आपका चला जाएगा कोलकाता में। ठीक है, कोलकाता में चला जाएगा, ये तो आपका हट गया। सरायमीर जो होता है ये बहुत बड़ा रेलवे स्टेशन नहीं है, यहाँ पे पूर्वी उत्तर रेलवे का मुख्यालय पूछ रहा है, तो बचा हमारा कौन? हमारा गोरखपुर। तो ठीक है, गोरखपुर जो है उत्तर पूर्वी रेलवे का मुख्यालय है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नौवें प्रश्न की ओर। देखते हैं नौवां प्रश्न हमारा क्या कह रहा है। नवा प्रश्न ये कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय कौन भारत का वायसराय था? यहाँ पे वायसराय की बात कर रहा है कि जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी उस समय कौन भारत का वायसराय था? पहला कह रहा है लॉर्ड डफरिन, दूसरा कह रहा है लॉर्ड मैकाले, तीसरा कह रहा है कि दोनों, चौथा कह रहा है कि इनमें से कोई नहीं। तो ये तो गलत हो गया चौथा प्रश्न कि कोई तो था। ठीक है, कोई तो था और यहाँ पे दोनों कह रहा है, तो दोनों में से दोनों वायसराय नहीं हो सकता, सिर्फ एक ही हो सकता है। तो बचा हमारा कौन? अब हमारा बचा दो। तो दो में से जल्दी से बताइए कि पहले सही है या फिर दूसरा? नौवीं का आंसर जल्दी से बताइए कि लॉर्ड डफरिन थे या फिर लॉर्ड मैकाले थे भारत के प्रथम जो राष्ट्रीय कांग्रेस स्थापना हुई थी उसमें वायसराय थे। कौन थे? तो जैसे बताइए नौवीं का। तो नौवीं का आंसर होगा हमारा पहला, लॉर्ड डफरिन। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं दसवें प्रश्न की ओर। देखते हैं दसवां प्रश्न हमारा क्या कह रहा है। दसवां प्रश्न ये कह रहा है कि किसके कारण मरीचिका, कह रहा है किसके कारण मरीचिका की परिघटना होती है? यहाँ पे कह रहा है किसके कारण मरीचिका की घटना होती है। ठीक है, पहला कह रहा है प्रकाश का संपूर्ण आंतरिक परावर्तन, दूसरा कह रहा है प्रकाश का संपूर्ण आंतरिक परावर्तन न हो पाना, तीसरा कह रहा है कि प्रकाश का अपवर्तक रुक जाना, चौथा कह रहा है कि सभी। तो जल्दी बताइए दसवें का आंसर क्या होगा? तो दसवें का आंसर बताइए हमारा कौन होगा? जल्दी से बताइए। तो दसवें का आंसर जो होगा हमारा पहला होगा। ठीक है, जो इसकी थोड़ा सा पता कर लेते हैं कि ये होता क्या है। जो प्रकाश का संपूर्ण आंतरिक परिवर्तन क्या होता है? जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में गुजरता है तब क्रांति कोण होता है। ठीक है, क्रांति कोण होता है, आपका क्रांति कोण होता है। ठीक है,
क्रांति कोण होता है, इस पे आप आपत्ति हो जाती है, ठीक है। क्रांति कोण पे आपत्ति हो जाती है, जो किरण होती है ये आपत्ति हो जाती है और वहाँ पे ये किरण वापस लौट जाती है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं 11वें प्रश्न की ओर, देखते हैं 11वां प्रश्न हमारा क्या कह रहा है। 11वां प्रश्न, योजना विधि के जन्मदाता कौन है। यहाँ पे देखिए कह रहा है कि योजना विधि के जन्मदाता कौन है। पहला कह रहा है W.H. किलपैट्रिक, दूसरा कह रहा है कि रॉबर्ट, तीसरा कह रहा है कि स्किनर, चौथा कह रहा है कि सभी। तो जल्दी से बताइए कि जो विधि के जन्मदाता होते हैं वो सभी नहीं हो सकते हैं, केवल एक ही व्यक्ति होता है जो किसी चीज़ का आविष्कार करता है। और कोई भी समूह में अगर कार्य करता है तो उसका नाम अलग होता है, या फिर कंपनी के नाम से होता है या फिर किसी देश के नाम पे होता है। तो ठीक है, तो यहाँ पे सभी तुम्हारा कट गया, स्किनर महोदय भी कट गए, दूसरा रॉबर्ट भी कट गए, ये लोग मनोवैज्ञानिक से आ जाएंगे। लेकिन योजना विधि की जन्मदाता जो है किलपैट्रिक हैं, ठीक है। पहला सही होगा W.H. किलपैट्रिक, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं 12वें प्रश्न की ओर, देखते हैं 12वां प्रश्न हमारा क्या कह रहा है। कह रहा है कि UGC की स्थापना किस वर्ष हुई थी। UGC की स्थापना किस वर्ष हुई थी। 12वें का आंसर बताइए जल्दी से। UGC की स्थापना कब हुई थी, 1995, 1990, 1953, 2007 में। तो जल्दी से बताइए कि इसका आंसर कौन होगा। पहले पे जा रहे हैं, दूसरे पे, तीसरे पे या फिर चौथे पे। तो UGC की स्थापना किस वर्ष हुई थी, तो 1995 में हुई थी, 1990 में हुई थी, 1993 में हुई थी या फिर 2007 में। तो इसका आंसर होगा हमारा 1993। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं, चलते हैं, देखते हैं 13वां प्रश्न हमारा क्या कह रहा है। 13वां जो प्रश्न हमारा ये कह रहा है, 13वां प्रश्न हमारा ये कह रहा है कि भारत में मनोविज्ञान की प्रयोगशाला की सर्वप्रथम स्थापना किस वर्ष हुई थी। कह रहा है कि भारत में मनोविज्ञान की प्रयोगशाला सर्वप्रथम किस वर्ष स्थापित हुई थी। पहला कह रहा है कि 2014, 2018, 2013, 2015। तो जल्दी से बताइए कि 13वें का आंसर कौन होगा। 13वें के आंसर, भारत में मनोविज्ञान की प्रयोगशाला सर्वप्रथम स्थापना किस वर्ष हुई थी। 2014 में हुई थी, 2018 में हुई थी, 2013 में या फिर 2015 में। तो जल्दी से बताइए 13वें के आंसर क्या होगा। तो 13वें के आंसर होगा हमारा 2015 में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं 14वें प्रश्न की ओर, देखते हैं 14वां प्रश्न हमारा क्या कह रहा है। 14वां प्रश्न ये कह रहा है कि यूनेस्को ने किस वर्ष को विकलांगों का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया था। जो विकलांग हैं उनको अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया था, किस वर्ष यूनेस्को ने किया था। यहाँ पे यूनेस्को जो है, यूनेस्को ने किस वर्ष विकलांगों का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया था। 1995 में, 2007 में, 1962 या फिर 1982 में। तो जल्दी से बताइए 14वें का आंसर क्या होगा हमारा, कि जो यूनेस्को है, ठीक है, वो किस वर्ष विकलांगों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस घोषित, यानी हर देश में अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस मनाया जाएगा। इसकी स्थापना कब किया था, 1982, 1962, 2007 या फिर 1995। तो जल्दी से बताइए 14वें का आंसर क्या होगा हमारा। तो 14वें का आंसर होगा हमारा 1982 में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं 15वें प्रश्न की ओर, देखते हैं 15वां प्रश्न हमारा क्या कह रहा है। अभी जिन भाइयों ने अभी हमारे चैनल से जुड़े हैं तो उनसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आप लोगों के समझ हमारा जैसे हम लाइव आएँ आपके पास, आपके सामने एक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। बेल आइकन को दबा दीजिए। आपके नीचे जो वीडियो के नीचे जो रेड कलर का जो सब्सक्राइबर दिख रहा है उसको दबा दीजिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। मेसोपोटामिया की सभ्यता कहाँ विकसित हुई थी। कह रहा है कि मेसोपोटामिया की सभ्यता कहाँ विकसित हुई थी। पहला कह रहा है कि हल्दी घाटी, दूसरा कह रहा है दलदला फरात नदी घाटी, दूसरा कह रहा है चंबल घाटी, तीसरा कह रहा है कि इनमें से कोई नहीं। जो मेसोपोटामिया है इसकी ये सभ्यता विकसित हुई थी, ये तो सभी लोगों को पता है कि सभ्यता विकसित हुई थी। तो यहाँ पे ये हमारा पहला कट गया। चंबल घाटी होती है, यहाँ पे देखिए तीसरा जो कह रहा है कि चंबल नदी घाटी, ठीक है, यहाँ चंबल घाटी होती है, नदी नहीं होती है, ठीक है। तो अब बचा हल्दी घाटी और दूसरा कह रहा है कि दलदला फरार नदी। यहाँ पे कह रहा है कि जितनी भी सभ्यताएं आज तक विकसित हुई हैं वो तो किसी न किसी नदी के किनारे ही विकसित हुई हैं। ये ट्रिक आप लोगों की है। जितनी भी सभ्यता अगर पूछ दिया जाए, सभ्यता जो होती है किसी भी नदी के किनारे या फिर नदी के किनारे विकसित हुई थी। तो ठीक है, तो हमारा ये भी कट गया, ये भी कट गया, ये भी कट गया, बचा कौन, हमारा दलदला फरात नदी घाटी, ठीक है। तो हमारा 15वें का दूसरा सही है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं 16वें प्रश्न की ओर, देखते हैं 16वां प्रश्न हमारा क्या कह रहा है। 16वां प्रश्न ये कह रहा है कि जैविक वैज्ञानिक लैंडमार्क किस देश से संबंधित हैं। जो जैविक वैज्ञानिक हैं लैंडमार्क, वो किस देश से संबंधित रखते हैं। पहला कह रहा है कि फ्रांस, दूसरा कह रहा है जर्मनी, तीसरा कह रहा है इंग्लैंड, चौथा कह रहा है यूनेस्को। तो जैसे बताइए 16वें का आंसर क्या होगा हमारा। 16वें का आंसर जैसे बताइए कि जो जैविक वैज्ञानिक है लैंडमार्क जो जैविक वैज्ञानिक है ये किस देश से संबंधित हैं। फ्रांस से, जर्मनी से, इंग्लैंड, यूनेस्को से। तो जल्दी बताइए इसका आंसर क्या होगा 16वें का। जल्दी बताइए 16वें का आंसर क्या होगा हमारा। तो 16वें का आंसर होगा हमारा फ्रांस, पहला सही होगा हमारा, ठीक है। सभी लोगों का सही आ रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं
अपनी संख्या बढ़ा लीजिए, जल्दी से शेयर कर दीजिए वीडियो, ताकि अधिक से अधिक लोग जुड़ सकें। और अगर प्रश्न आप लोगों को अच्छे लग रहे हैं तो एक बार वीडियो को फिर से डाउनलोड कर लीजिएगा, आप लोग सेव कर लीजिएगा गैलरी में, और उससे प्रश्नों को नोट कर लीजिएगा। वैसे भी आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पे ये PDF फाइल मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं 17वां प्रश्न क्या कह रहा है। 17वां प्रश्न ये कह रहा है कि चीनी यात्री फाइयान, कह रहा है कि जो चीनी यात्री है फाइयान किस शासक के समय में भारत आया था। यहाँ पे कह रहा है चंद्रगुप्त प्रथम, दूसरा कह रहा है चंद्रगुप्त द्वितीय, तीसरा कह रहा है अशोक के, और चौथा कह रहा है मुगल साम्राज्य के समय में आया था, ठीक है। तो जल्दी बताइए चीनी फाइयान किस शासक के समय में भारत आया था। भारत में कौन सा शासक था कि उस समय चीनी फाइयान यात्री था, वो भारत में आया था, ठीक है। चंद्रगुप्त प्रथम के शासनकाल में आया था, चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आया था, या फिर अशोक के शासनकाल में आया था, या फिर मुगल साम्राज्य के शासन में आया था। तो जल्दी से बताइए 17वें का आंसर क्या होगा हमारा। तो 17वें का आंसर होगा हमारा दूसरा। सभी लोगों का बहुत बढ़िया, सभी लोगों का आंसर आ रहा है। चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में जो चीनी यात्री फाइयान आया था वो चंद्रगुप्त द्वितीय की। ये जो फाइयान यात्री था इन्होंने हमारे देश के जो ग्रंथ थे, हमारे मंदिरों में जो ग्रंथें रखी गई थी, उसे चुरा के घोड़े पर लाद कर ले जा रहा था। आधी जो थी, आधी इतनी ज़्यादा इसने यहाँ की संस्कृतियों को चुराया था। ले जाते समय एक नदी पड़ा था, नदी में वापस जाते समय इसका जो घोड़ा था वो नहीं ले जा पा रहा था, तो इसने कुछ जो ग्रंथ थे उस समय के पौराणिक ग्रंथ उसको फेंक दिया था नदी में, और कुछ ग्रंथों को अपने देश चीन ले गया था, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं 18वें प्रश्न की ओर देखते हैं। 18वां प्रश्न क्या कह रहा है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। जल्दी से बताइए कि गायत्री मंत्र किस वेद में लिखा गया है। पहला कह रहा है कि ऋग्वेद, दूसरा कह रहा है सामवेद, तीसरा कह रहा है यजुर्वेद, चौथा कह रहा है कि अथर्ववेद। तो जो मंत्रों का उच्चारण होता है ये किस वेद में लिखा गया है, ठीक है। तो जल्दी से बताइए कि जो गायत्री मंत्र है किस वेद में लिखित है। पहला कह रहा है कि ऋग्वेद, दूसरा कह रहा है कि सामवेद, तीसरा कह रहा है कि यजुर्वेद, चौथा कह रहा है कि अथर्ववेद। तो जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा हमारा। 18वें का आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइए आप लोग। इसका आंसर जल्दी से बताइए कि ऋग्वेद होगा, सामवेद होगा, या यजुर्वेद होगा, अथर्ववेद होगा। जल्दी से बताइए कि 18वें का आंसर क्या होगा हमारा। तो 18वें का आंसर होगा, सभी लोगों का आना शुरू हो गया है 18वें का आंसर। 18वें का आंसर होगा हमारा ऋग्वेद। ऋग्वेद में जितने भी मंत्र होते हैं सभी ऋग्वेद में होते हैं, ठीक है। सामवेद में नृत्य और जो मदरा होता है फान का उसमें दिया गया है। यजुर्वेद में जो होता है हमारा यज्ञ करने की बात की। अथर्ववेद में हमारा जो होता है संस्कृत के बारे में लिखा गया है, ठीक है। तो ऋग्वेद में हमारा जो होता है मंत्रों का उच्चारण होता है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अपने 19वें प्रश्न की ओर देखते हैं। 19वां प्रश्न हमारा क्या कह रहा है। कितने लोग आप लोग ये शुरू से ही पढ़ते आ रहे हैं, कक्षा 3 से लेके आप 12 तक पढ़ते आ रहे हैं इसे। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था, ठीक है। तो गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था। सिद्धार्थ था, रोहित था, चाणक्य था, अशोक था। तो जैसे बताइए कि गौतम बुद्ध जो थे उनके बचपन का नाम क्या था। जो बड़े हो गए ये, ठीक है, बड़े होने के बाद इनका नाम बदलकर गौतम बुद्ध हो गया, लेकिन उनकी बचपन का नाम क्या था। सिद्धार्थ था, रोहित था, चाणक्य था, या फिर अशोक था। तो जल्दी बताइए इसका आंसर क्या होगा हमारा 19वें का। 19वें का आंसर होगा हमारा पहला सिद्धार्थ था। जो गौतम बुद्ध थे इन्होंने अपनी जो बौद्धिक क्षमता का जो विकास हुआ था, इनकी जो बुद्धि प्राप्त हुई थी, इनका एक बरगद था, बरगद के पेड़ के नीचे इनका बुद्धि का विकास हुआ था। उस बरगद के पेड़ को आज भी सुरक्षित चारों ओर से घेर के सुरक्षित रखा गया है। आज भी ये पेड़ हरा भरा पड़ा है वैसे ही, ठीक है। अगर जाने का मन करे आप लोगों को देखने के लिए तो आप लोग बोध गया यानी बिहार जाके देख सकते हैं, ठीक है। तो इस आधार पे हमारा पहला सही होगा 19वें का। तो चलिए 20वां प्रश्न आप लोगों के लिए रखा गया है, देखते हैं 20वां प्रश्न आप लोग कितने सही करते हैं, और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। कह रहा है कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, यह कथन किसका है, ठीक है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, ये कथन किसका है। अरस्तू का है, स्किनर का है, नाम चोम्स्की का है, वाइगोत्स्की का है, ठीक है। तो जल्दी से बताइए कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, ये कथन किसका है। अरस्तू का है, स्किनर का है, चोम्स्की का है, या फिर वाइगोत्स्की का है। आप लोगों के लिए एक सुविधा की तरफ से बता दें कि जो नाम चोम्स्की हैं और वाइगोत्स्की हैं इन्होंने सामाजिक भी दिया था, भाषा विकास और समाज भी दिया था, ठीक है। तो बचे हमारे कौन, 2 बचे। तो अब 2 में से आप लोग बता दीजिएगा कि इन दोनों में से किसने बताया था कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, समाज में रह के अपनी गतिविधियों को सीखता है, ठीक है। तो जल्दी से बताइए 20वें का आंसर क्या होगा, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आप लोगों के आंसर जो हैं नीचे दिए गए हैं, ठीक है, ठीक है। आप लोग उसको देख लीजिएगा, और टेलीग्राम चैनल पे आप लोगों को इसका PDF फाइल मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या बढ़ते हैं, हम बता दें कि अब से कुछ ही देर बाद आप लोगों को बाल विकास की लाइव क्लास चलाई जाएगी। उसमें आप लोग अपना
9 बजे आप लोगों को पता ही है कि 9 बजे लाइव क्लास बाल विकास की चलाई जाती है। उसमें अधिक से अधिक लोग जुड़ें और अपने बौद्धिक क्षमता को परखें, ठीक है। और अधिक से अधिक लोग शेयर कर दें ताकि अधिक से अधिक लोग हमारे चैनलों से जुड़ सकें, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। आशा करते हैं आप लोग अपना ध्यान रखिएगा, क्योंकि पेपर ज़्यादा दिन बचा नहीं है। तो अपना ख्याल और अपने सेहत पे ख्याल रखिएगा और घर से मत निकलिएगा, घर में रह के पढ़ाई कर सकते हैं आप लोग, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। सभी भाई बहनों को हमारा प्रणाम।